कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिलें तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आस पास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी हुई है और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की कोई अच्छी खबर? This is the Voice of America. जी हाँ, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग करते हुए हो गए हैं 70 साल। 1942 में रेडियो से शुरू होने वाली वॉइस ऑफ अमेरिका की प्रोग्रामिंग आज 42 मुख्तलिफ ज़ुबानों में रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के बेशतर मुल्कों में सुनी और देखी जा सकती है। इस मौके पर सदर बराक ओबामा ने भी वॉइस ऑफ अमेरिका को मुबारकबाद का पैगाम दिया, जिसका कुछ हिस्सा हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। In the face of foreign governments that censor, you provide news that's accurate and objective. मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से सेंसरशिप के बावजूद आप लोगों तक दुरुस्त और गैर जानिबदार खबरें पहुँचाते हैं। आप उन हुकूमतों के मुकाबले में जमहूरियत और आज़ादी के अलमबरदार हैं जो अपने अवाम के शहरी हुकूक सल्ब किए हुए हैं, और इस काम में आप बाज़ औक़ात बहुत ख़तरा भी मोल लेते हैं। यकीनन आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन VOA की आवाज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में टेलीविज़न प्रोग्राम खबरों से आगे के अलावा हमारा और आपका राब्ता रेडियो नशरियात और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com के ज़रिए मुसलसल कायम रहता है। VOA ने आपको कैसे मुतासिर किया है हमें फेसबुक पर ज़रूर बताइएगा। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। और अमेरिका का एक और इदारा जो पिछले 50 साल से हमारी ज़मीन से बाहर की मालूमात आप तक पहुँचा रहा है वो है नासा। और अब्दुल अजीज़ खान इस वक्त हमें अमरीकी खलाई इदारे की दी गई मालूमात की मदद से ले जा रहे हैं मरीख की सैर पर हमारे सेगमेंट इन स्पेस विद नासा में। हमारे इस खलाई सफ़र की पहली मंजिल है मरीख यानी मार्स। प्लैनेट मार्स जब अपने ऑर्बिट में हमारी दुनिया से सबसे करीबी पॉइंट पे आके गुजरता है उस वक्त इसका फासला हमारी ज़मीन से होता है 54.6 बिलियन माइल्स। कहा जाता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में 60 मील फी घंटे की रफ्तार से रवाना हो तो मार्स तक पहुंचने में आपको 271 साल और 221 दिन लगेंगे। नासा का हाल ही में लॉन्च किया गया क्यूरियोसिटी रोवर ये फासला 8.5 महीनों में तय करेगा। मार्स की सतह लाल रंग की नजर आती है और इसकी वजह आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी है, यानी इसकी सतह पर जंग लगा हुआ है। जी हाँ, जंग। इसी वजह से ये रेड प्लैनेट कहलाता है। मार्स पर पानी तो नहीं मगर बर्फ जरूर मौजूद है। जिस तरह हमारी ज़मीन पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मौजूद हैं, इसी तरह मार्स पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। मगर मार्स का एटमॉस्फेयर इतना बारीक है कि बर्फ़ के बावजूद पानी का वजूद मुमकिन नहीं। ये बर्फ़ जब पिघलती है तो वाटर वेपर में तब्दील हो जाती है और इसके पिघलने से मार्स के ऊपर जो तूफ़ान आता है उसमें हवा की रफ्तार 400 किलोमीटर हो जाती है। इतनी तेज़ तूफ़ानी हवा सतह ज़मीन पर कभी नहीं रिकॉर्ड की गई। मगर इस तूफ़ानी हवा से इंसान को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर इंसान मार्स पर उतर भी जाए तो बगैर स्पेस सूट के नहीं बचेगा। इसके जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन लो प्रेशर की वजह से बुलबुलों और झाग में तब्दील हो जाएगी और ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। मगर इंसान अगर मार्स पर ज़िंदा बच जाए तो उसे एक चीज़ का तो बहुत ही मज़ा आएगा, और वो ये कि इस सैयारे पे 100 पाउंड के आदमी का वज़न सिर्फ 38 पाउंड हो जाता है। यानी अगर आपने छलांग लगाई तो आप ज़मीन के मुकाबले में 3 गुना ऊपर जाएंगे। मार्स को जो चीज़ सोलर सिस्टम में ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनाती है वो इस पर मौजूद आतिशफिशा पहाड़ ओलंपस मॉन है। ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा आतिशफिशा पहाड़ है। ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है और चौड़ाई में ये हवाई के तमाम जजीरों से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। और प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं जापान, जहां गुज़िश्ता साल के शदीद ज़लज़ले और सुनामी के नतीजे में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचा था और उसे चलाने वाली टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को सख्त नुक्ताचीनी का सामना भी करना पड़ा।
ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کے 1 سال بعد بھی اب کمپنی حکومت کی جانب سے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں سے بچنے میں مصروف ہے۔ گزشتہ سال کے واقعے کے بعد فوکوشیما کے ایٹمی پلانٹ کو محفوظ بنانے اور آخرکار اس کی بندش کے نتیجے میں ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی یا ٹیپکو اربوں ڈالر کی مقروض ہو گئی اور اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت کمپنی کو 10 ارب ڈالر فراہم کر چکی ہے، جس کے عوض اس کا کنٹرول بھی کمپنی پر زیادہ ہوگا۔ جاپان میں 1/3 بجلی جوہری توانائی سے حاصل کی جاتی ہے، مگر اس واقعے کے بعد جوہری توانائی کے مستقبل پر بحث چھڑ گئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹیپکو چونکہ جوہری توانائی میں کافی سرمایہ کاری کر چکی ہے، اس لیے وہ اس کی حمایت میں لابنگ کرے گی۔ مگر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کمپنی کے ترجمان یوشیمی ہٹوسوجی کہتے ہیں کہ کمپنی پلانٹ کو محفوظ رکھنے اور ہر جانے کے معاملات پر توجہ دے رہی ہے۔ فی الحال ہم یہ کر رہے ہیں، اور جہاں تک توانائی کے بارے میں پالیسی کا تعلق کی بات ہے، ابھی ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ فوکوشیما کے واقعے کے بارے میں ایک آزاد تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپکو اس نوعیت کی آفت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر جاپان کے سابق وزیر اعظم ناوتو کان کہتے ہیں کہ اکیلے کمپنی کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت حد تک فوکوشیما پلانٹ کے حادثے کے ذمہ دار انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو میری حکومت نے اور نہ ہی اس سے پہلے کسی انتظامیہ نے اس طرح کے حادثے سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات کیے، تو کچھ ذمہ داری میری انتظامیہ اور خود میری ہے۔ ایٹمی ری ایکٹر کے مکمل طور پر ناکارہ ہونے سے ایٹمی تابکاری اثرات دور دور تک پھیل گئے، مگر اس کے لیے ابھی تک کسی پر فرد جرم عائد نہیں کیا گیا۔ سرکاری حکام کا اندازہ ہے کہ علاقے کو تابکاری اثرات سے پاک کرنے اور فوکوشیما پلانٹ کو بند کرنے میں 40 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور اس کے قریبی شہر تو شاید کبھی بھی دوبارہ آباد نہیں ہو سکیں گے۔ ٹیپکو کے ہزاروں ملازمین اب متاثرین کے ہر جانے کے دعووں کو نمٹا رہے ہیں۔ کمپنی کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کمپنی فراخ دلی کا ثبوت دے گی۔ دوسری کمپنیوں کی مدد سے ہم ری ایکٹرز کو محفوظ حالت میں رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جلد ہی ٹیپکو بجلی کی قیمت میں اضافے کا اعلان کرنے والی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اضافی رقم اور سرکاری فنڈز لاکھوں صارفین کو بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اسٹیون ہربن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، لیکن جاتے جاتے آئیے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر واشنگٹن DC میں آرکڈ کے پھولوں کے دلکش رنگ۔